हाँ बच्चों, तो मैंने आपको क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बहुत आसान सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, और वो छोटी छोटी चीजें 9th क्लास से स्टार्ट होती हैं। इसका मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दिया था लास्ट क्लास के अंदर कि तुम गलती क्या करते हो, है ना। जैसे एक बच्चे ने शायद मुझे 1/26 बोला था रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि होना 26/52 था, है ना। तो वो छोटी छोटी चीजें आपको तभी क्लियर होंगी जब आपके 9th क्लास से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है आपका, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फिर मैंने आपको बताया था रेंज क्या होता है बेटा प्रोबेबिलिटी की, दैट इज 0 से 1 के बीच में आपकी रेंज होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है दैट इज योर इम्पॉसिबल इवेंट, एंड जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है दैट इज योर श्योर इवेंट। ये आपने 9th क्लास में इतना ही पढ़ा था। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर 10th क्लास में आप आए, 10th क्लास में आपने क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस नॉट इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉट ई की प्रोबेबिलिटी आपका हमेशा 1 होगा। यानी अगर आपको नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करते हो। ये आपने 10th क्लास में देखा था। 10th क्लास में आपने इसके अलावा कुछ इवेंट्स भी देखे थे, और वो इवेंट्स क्या थे, दैट इज, पहले जब मैं कॉइन की बात करूं, अगर कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो या तो दोनों में एच एच आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। 3 बार टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके 8 बनेंगे, और वो ये है, तीनों में हेड, या 2 में हेड 1 में टेल, ऐसे 3 होंगे, या 2 में टेल 1 में हेड, ऐसे भी 3 होंगे, और तीनों में जब टेल आ जाए। ये भी हमने, ये मैं सारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज 6 नंबर का टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं जिसमें ये सारी चीजें यूज होंगी, इसलिए आपको एक बार पूरी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर की, स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा डाइस का आपको पता है, डाइस का आपने क्या देखा था, 6 की पावर n होता है, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम निकालें, वेयर n जो होते हैं आपके नंबर ऑफ टॉसेस होते हैं। अगर आप डाइस को एक बार टॉस करते हो तो 6 की पावर 1 जाता है, यानी कि 6 सैंपल स्पेस आएंगे 1 2 3 4 5 6 करके। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इवन नंबर होंगे 2 4 6, और ऑड नंबर होंगे 1 3 5, और इवन प्राइम नंबर होता है बेटा आपका 2। क्वेश्चन किस तरीके से आया था लास्ट ईयर आया था, एक मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2017-18 के अंदर आया था कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की क्या होगी, है ना। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपके पास 1 से लेकर 10 नंबर तक अवेलेबल हैं। तो 1 से लेकर 10 नंबर तक अवेलेबल है तो 10 आपके पास अवेलेबल चॉइसेस हो गई। फेवरेबल चॉइसेस आपकी अकेली 1 है, जो 2 था भाई, तो 1/10 ये इसका आंसर था, अगर तुम लोगों को पता है तो। अगर 2 बार टॉस करते हैं तो 36 केस आते हैं, ये भी आपको होता है, 1,1 1,2 1,3 अप टू 1,6, फिर 2,1 2,2 से लेकर 2,6 एंड 6,1 से लेकर 6,6, ये आपके 36 केस होते हैं। इसके अलावा आपको कार्ड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। ये बच्चों, ये सारी चीजें मैं जब 9th क्लास में भी बच्चा आता है ना तब भी मैं ये सारी चीजें बताता हूँ। 9th क्लास वाले बच्चों को भी सेम चीजें बता रहा हूँ जैसे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। कार्ड आपके 52 होते हैं, जिसमें 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड के अंदर 13 डायमंड 13 हार्ट के होंगे, और 13 जो आपके जो 26 रेड है उसके अंदर 13 डायमंड 13 हार्ट होंगे, और 26 ब्लैक के अंदर 13 स्पेड और 13 क्लब के होंगे। और ये जो 13 पत्ते होते हैं बेटा, इसमें 1 से लेकर 13 जो नंबर होते हैं वो नंबर तो आपके 1 से लेकर 10 तक जाएंगे। 11वें नंबर पे जैक, 12वें नंबर पे क्वीन, और 13वें नंबर पे किंग आता है, जिसमें ये तीनों के तीनों कार्ड आपके फेस कार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। नंबर 1 पे आपका एस होता है, ठीक है, यस। ये कार्ड का कॉन्सेप्ट था आपका। 10th क्लास यहाँ पे खत्म हो गया था, राइट। फिर 11th क्लास में आप आए। 11th क्लास में क्या देखा आपने ना कुछ फॉर्मुलेज देखे थे। सेट चैप्टर जब आपने पढ़ा था, सेट्स वाला चैप्टर 1, तो उसके अंदर आपने यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था बेटा। तो यूनियन क्या होता है,
जो दोनों में कॉमन होता है और वो तो लेते ही लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता वो भी ले लेते हैं, दैट इज यूनियन। इसको हम और वर्ड से भी रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ई और एफ की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, दैट मीन्स ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। फिर सेकंड ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी अगर निकालने के लिए कह रहा है वो, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज ये वाला पार्ट माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और यूनियन वाला पार्ट इधर आके माइनस का हो जाएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट नॉट एफ की अगर आपको निकालने के लिए बोले, तो ये होता है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। फिर नॉट ई और नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी अगर वो बोलता है, तो वो होता है बच्चों ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। पांचवा नाइदर ई नॉर एफ की अगर आप बात करो, यानी नॉट ई एंड नॉट एफ बोलोगे, या फिर नाइदर ई नॉर एफ की अगर आप बात करोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी। और एक चीज आपको बताइए, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, ये होता है ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। फिर हमने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था बेटा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर एक दो कॉन्सेप्ट और थे, लाइक पहले परमुटेशन की अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा परमुटेशन का, ये था NPR, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। यहां पर अरेंजमेंट मैटर करता था, इसमें कोई स्पेशल केस लाइक इवन नंबर ऑड नंबर आप डायरेक्टली नहीं यूज करते थे, और इसमें रिपीटेशन नहीं अलाउड नहीं था बेटा, रिपीटेशन है ना। फिर कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन का ज्यादा यूज होता है, इसका फॉर्मूला होता है NCR, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। इसमें सिलेक्शन वर्ड का यूज होता है बच्चों, सेलेक्ट हम करते हैं बेसिकली, एंड में आप मल्टीप्लाई लगाते हो और में आप प्लस लगाते हो, और ध्यान ये रखना यहाँ पर n जो होता है नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस होती हैं, और r जो होता है यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं। तो ये आपने 11th क्लास का ये पूरा पढ़ा था। ये पूरा करने के बाद आपका जो ये वाला चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, वो आपका खत्म हो गया था। सिर्फ इतना करने पे आपका प्रोबेबिलिटी बच्चों ओवर हो गया था 11th क्लास के अंदर। यस, आफ्टर दिस ये 11th क्लास हमारा जब खत्म हुआ, तो मैंने फिर 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी, और 12th क्लास की मैंने आपको 2 एक्सरसाइज करवाई। 2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी मैं दोबारा बता रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया था एक बार दोबारा देख लेंगे। सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं जिनको आपको समझना है। पहला मैंने आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ये था एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, और एफ आपको दे रखा है, एफ आपको गिवन है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है इन प्रेजेंस ऑफ एफ। एक दूसरा इवेंट प्रेजेंट है, उसकी उसके उसमें प्रेजेंस में आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है अगर एफ गिवन है तो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है अगर एफ ऑलरेडी इवेंट आपका हो चुका है। ई बाय एफ के 3 मतलब निकलते हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक मतलब होगा। फिर फॉर्मूला होता है बेटा ई बाय एफ का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये पूरा करके आपकी 13.1 एक्सरसाइज खत्म हुई थी, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला करके, है ना। ये वाले फॉर्मूले करके आपकी पूरी 13.1 एक्सरसाइज समझ में आ गई थी आपको। यस, ठीक है। इसके बाद में फिर मैं आपको 13.2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे लेकर आया था, वो भी देख लेते हैं जरा 13.2 का कॉन्सेप्ट क्या था। फिर उसके बाद में फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये था, एक मिनट, ये भी नहीं था, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, 13.2 का कॉन्सेप्ट आपका आया था फिर, जिसमें था मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये वाला रूल आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकला था।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आता है? E by F दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू E बाय F की प्रोबेबिलिटी। इसका यूज मैं अभी आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है? ये बस सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? मैंने इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट का, कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा पी ए इंटू पी बी के बराबर आता है तो ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलो या डिसजॉइंट इवेंट बोलो, बात एक ही है। या डिसजॉइंट इवेंट बोलो, बात एक ही है। इन दोनों के अंदर बेटा कुछ कॉमन नहीं आता। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा फाई होता है तो ए एंड बी को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से जानते हो, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना? अगर ए और बी आपके कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी जो आपका फाई आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। ऐसा करके ए एंड बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे, ठीक है? ऐसा इन टॉपिक का भी आज ज्यादा कुछ रोल यूज प्ले में नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं? अगर ए यूनियन बी करके आपका पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है तो उन इवेंट को आप एग्जॉस्टिव इवेंट के नाम से जानते हो, और एग्जॉस्टिव इवेंट के अंदर उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है बच्चों वो 1 आती है। यस, तो ये अभी तक का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको करवाया। ये 2-3 फॉर्मूले आपके 12th क्लास के अंदर जो थे वो आपको मैंने ऐड करवाए। अब इसके बाद में जरा चैट टू एवरीवन के अंदर अगर किसी के डाउट्स हैं, अगर कम डाउट्स होंगे तो मैं पहले डाउट्स ले लेता हूं। अगर इसके अंदर कम डाउट्स हैं तो पहले डाउट्स ले लेते हैं जरा। सारे बच्चे भाई चैट टू एवरीवन में 13.2 के डाउट्स मुझे भेज देंगे। पहले एक्सरसाइज की बात करेंगे, नॉट एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज में 13.2 में अगर किसी को डाउट है प्लीज अपने डाउट भेज देंगे मुझे, चैट टू एवरीवन में भेजेंगे सो दैट मैं देख सकूं और बाकी बच्चे भी देख सकें। भाई जो नए बच्चे आए हैं वो जस्ट अभी डाउट्स को समझने की कोशिश करें। अगर 1-2 क्वेश्चन भी आपने समझ लिया तो इट विल बी योर अचीवमेंट, राइट? हाँ जी, जरा एक बार डाउट आ जाने देते हैं सबके। मैंने काफी ज्यादा तो आपको बता दिए थे। यस, देख लेते हैं जरा क्या क्या डाउट है। 2-3 ही थे वैसे, हाँ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। 14 का सेकंड पार्ट, 14, 16, 18 ही है सबके डाउट ऑलमोस्ट। 14, 16, 18, ओके फाइन। 13 भी डाउट है, चलिए ठीक है। बेसिकली इसके अंदर ज्यादा कुछ क्वेश्चन थे नहीं, अगर डाउट आ रहे हैं तो देख लेते हैं। चलिए सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 13 रीड करेंगे, सारे बच्चे भी क्वेश्चन नंबर 13 रीड करेंगे और ध्यान से सीखेंगे आखिर में प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। 2 बॉल जो है बच्चों हम विद रिप्लेसमेंट एक बॉक्स से निकाल रहे हैं जिसमें 10 एक बॉक्स है आपके पास। इस बॉक्स के अंदर 10 बॉल जो है ब्लैक है और 8 बॉल जो है बच्चों ये आपके रेड है। 10 ब्लैक है और 8 रेड है, ठीक है? इसमें से आप 2 बॉल निकाल रहे हो विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? पहली बॉल निकाली फिर उसको वापस रखा एंड देन दूसरी बॉल निकाली। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। तो पहला केस प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हेन बोथ बॉल्स आर रेड। थोड़ा ध्यान से समझना, बोथ बॉल्स आर रेड। चलिए थोड़ा ध्यान से समझना भाई। दीपांशु बेटा आपका डाउट था, आप ही आंसर देंगे। बेटा पहली बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली बॉल जो मैं निकाल रहा हूं उसमें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बताना बेटा दीपांशु। दीपांशु आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? दीपांशु बेटा आपका डाउट है, मेरा डाउट नहीं है। यार या तो मैं पागल हूं या तुम लोग बेवकूफ समझते हो मुझे। दीपांशु आंसर देना होता है यार। अच्छा अनम्यूट करूं, सॉरी।
मैं ही पागल हूँ इसका मतलब, अनम्यूट नहीं करा हुआ तुम लोगों को। वेट वेट वेट, सॉरी। हाँ भाई कर लो अपने आप को अनम्यूट अब। बोले दीपांशु, पहली सर बॉल 10/18 ब्लैक आने की कितना? सर 10/18 चलो 10/18 आपने बोला। एंड दूसरी भी अब आपने क्या करा, जो बॉल निकाली उसे वापस रख दी, विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है क्योंकि दूसरी बॉल भी वो आए, सॉरी मैं ब्लैक बोल रहा हूँ रेड बोल रहा हूँ, एक मिनट, मैं रेड बोल रहा हूँ। पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ पहले, पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी। सर 8/18 8/18, जो निकाली उसे वापस रख दी। अब दूसरी बॉल भी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 8/18 अब इसमें डाउट क्या था ये बताइए। सर मेरा नहीं था डाउट। तुमने ही बोला 13वां 14वां भाई साहब। सर एक बार चेक कर लो। चेक करो आप ध्यान से। चलिए अब सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट इज ब्लैक एंड सर वो सेकंड इज एग्जाम्पल। रेड। चलिए पहली बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बॉल आएगी भाई 10/18 एंड सेकंड रेड आए, सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 8/18। मैंने कहा था जब भी एंड आएगा तो आप मल्टीप्लाई यूज करोगे, और आता तो यहां प्लस यूज करते आप। तीसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड। वन इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड। चलिए अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, पहली ब्लैक और दूसरी रेड, ऐसा नहीं बोल रहा वो। ये कह रहा है कि कोई सी भी एक ब्लैक हो और दूसरी बची हुई आपकी रेड हो। तो इसके दो केस बनते हैं भाई, कि पहली ब्लैक और दूसरी रेड हो, या फिर और आ रहा है तो बीच में प्लस का साइन, पहली रेड दूसरी ब्लैक हो। ये दो केस बन रहे हैं तो बीच में आपने प्लस लगाया भाई। पहली ब्लैक आ रही है तो 10/18, दूसरी रेड आ रही है तो यानी 8/18, प्लस पहली रेड आ रही है 8/18 एंड दूसरी ब्लैक आ रही है 10/18। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर पे आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है ये वाला क्वेश्चन भाई। 2019-20 सेशन के अंदर ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है। आप इंटरनल बात करो या आप बोर्ड की बात करो, ये हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका आया था। तो इसीलिए आपके इस वाली बार भी ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टाइम्स आपको घर पे प्रैक्टिस करना है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। इसके अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन समझते हैं पहले। भाई दो पर्सन ए और बी हैं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। इन दोनों को मैथमेटिक्स की कोई एक प्रॉब्लम दी गई। थोड़ी देर में हो जाएगी बेटा, डोंट वरी। आप अभी आप समझने की कोशिश करो ये वाली चीज, क्योंकि इसके बेस पे ही आपकी अगली एक्सरसाइज है। तो डोंट वरी, पहले ये समझना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अगली एक्सरसाइज में जाना है। इनको समझने की कोशिश करिए आप, है ना। ये कह रहा है भाई दो स्टूडेंट्स है ए एंड बी। ए और बी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जा रही है, जिसमें वो कह रहा है कि भाई ए अगर इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/3 है। ए सॉल्व कर रहा है, प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2 है, और बी सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/3 है। अगर दोनों इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले केस में बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसका मतलब क्या है, ये नहीं बोल रहा कि दोनों में से किसको सॉल्व करनी है, वो ये कह रहा है कोई भी सॉल्व कर दे, बस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे भाई, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, कौन कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये कौन सी एक्सरसाइज चल रही है बेटा, दिस इज योर 13.2 एक्सरसाइज। 13.2 के मैं डाउट्स ले रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 मयंक। हाँ जी, तो 14th क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है,
और इंडिपेंडेंटली अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड आ गया है भाई, तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है इंडिपेंडेंट वाले केस के अंदर, दैट इज पी ए इंटू पी बी होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। पी ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और पी बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इट इज 1/6। नाउ कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, कौन कर रहा है कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको ए यूनियन बी निकालना है क्या, या तो ए करे या बी करे या दोनों कर दें, यही होता है ना भाई, कोई दोनों में से एक कर रहा है, या तो ए कर रहा है या बी कर रहा है या दोनों में से कोई भी एक कर रहा है या दोनों कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी दैट इज पी ए प्लस पी बी। 10 मिनट में लॉग आउट कर जाएंगे, वापस लॉग इन कर लेना और लॉग इन जरूर करना, क्योंकि आज वो मैं लास्ट एक्सरसाइज खत्म करवाऊंगा इसकी, जो आपकी इसके बाद वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू 1/3 एंड ये 1/6। सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम 6 आ रहा है, 3 + 2 - 1, तो इट विल बी 4/6 यानी कि 2/3। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चे 2/3 है। नाउ सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली one of them solves the problem, yes, उन दोनों में से कोई एक सॉल्व करे प्रॉब्लम को। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए सॉल्व कर दे एंड बी सॉल्व ना कर पाए। भाई ए सॉल्व कर रहा है एंड यानी इंटरसेक्शन बी सॉल्व नहीं कर रहा, या फिर ए सॉल्व नहीं कर रहा एंड बी सॉल्व कर रहा है, यही बनेगा ना भाई। दोनों में से कोई एक अगर सॉल्व कर रहा है तो इसके क्या केस बनेंगे, ए सॉल्व कर रहा है एंड बी सॉल्व नहीं कर रहा, या फिर या में मैंने आपको बताया था भाई आपका क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है ना, या फिर ए सॉल्व नहीं कर रहा एंड बी सॉल्व कर रहा है। तो पी ए इंटू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, पी बी नॉट कितना है 1 - 1/3 प्लस पी ए नॉट कितना है भाई, पी ए नॉट हो जाएगा 1 - पी ए की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2 एंड पी बी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो यस आंसर क्वेश्चन था, यस ठीक है। आफ्टर दिस आपका नेक्स्ट डाउट देखते हैं जरा क्या आया था, वो देख लेते हैं। इसके बाद में आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 और 18वां बिट पूछा है। चलिए जरा एक बार 16वां देख लेते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक लॉग आउट हो ही जाएंगे हम। ये कह रहा है सारे बच्चे भाई पेज नंबर खोलेंगे 548, क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे। भाई एक हॉस्टल के अंदर 60% स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हॉस्टल के अंदर 60% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भाई, मेरे जैसे ही है, 60% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मजा आता होगा उनको ज्यादा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने में। इंग्लिश न्यूज़पेपर 40% पढ़ रहे हैं, चलो 40 भी बहुत है इंग्लिश वाले, और 20% दोनों पढ़ रहे हैं। दोनों मतलब एच इंटरसेक्शन ई आपके पास 20% है। अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यानी कि नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 - H यूनियन E होता है ना, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, यस 1 - H यूनियन E का फॉर्मूला PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। सॉल्व करना आता ही है, 1 - PH 60% प्लस 40% माइनस
20%। तो ये आपके पास 20% आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/5। पहला केस सबको क्लियर हो गया, आसान सा केस था, यस ठीक है। सेकेंड, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, इफ वर्ड आ गया भाई, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब बताया था कि एक इवेंट दे रखा होता है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो क्या करना है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर जाएगा। किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ रही है भाई, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन क्या है, गिवन दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, वो दे रखा है कि इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, यानी आपको गिवन है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो ये अपॉन में जाएगा और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है ये आपका। हाँ जी, अब सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दे दिया, इसलिए तुम्हारा डाउट आ गया ये। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज में दे दिया जाता तो शायद तुम कर लेते, बट दिमाग इतना चला नहीं है ना, दो दो जगह कैसे चलेगा दिमाग भाई, हम सेकंड एक्सरसाइज भी कर रहे हैं फिर फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो ध्यान दो, 12th क्लास में सारी चीजें एक दूसरे से लिंक कभी भी हो सकती है। E इंटरसेक्शन H कितना है, 20/100, और H की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60/100। काट दो बच्चों, इट इज 1/3। थर्ड केस, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। H इंटरसेक्शन E आपके पास 20% और E की प्रोबेबिलिटी 40%। आंसर विल बी 1/2। सॉल्व कर लेना। ओके, इसके बाद में एक और तुम्हारा छोटा सा डाउट है कि अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपका आंसर इसके अंदर होगा भाई, इंडिपेंडेंट कब होता है, जब A इंटरसेक्शन B तुम्हारा PA इंटू PB के बराबर हो जाए, तो B इसका ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18वें के अंदर अगर इंडिपेंडेंट है तो PA इंटू A0 इंटू B0 क्या होगा, दैट इज A0 इंटू B0, और A0 क्या होता है 1 माइनस PA, और B0 क्या होता है 1 माइनस PB। इंडिपेंडेंट में आपको बताया कि ये इंटरसेक्शन होता है, बेसिकली इंटरसेक्शन में आप मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्टली। नाउ ये तो हमारा अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट था जो 4 नंबर का आता है, पिछली दो एक्सरसाइज में से 4 नंबर का आएगा बस। अब 6 नंबर का कॉन्सेप्ट मैं करवाने जा रहा हूं, ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक बार हम लॉगिन कर रहे हैं दोबारा से, दोबारा लॉगिन करते हैं क्योंकि फिर बीच में टॉपिक छूट जाएगा तो मजा नहीं आएगा। मैं लॉग आउट करके लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है ना।